हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोगों को रेलवे से जुड़े कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बताए जाएंगे। एक क्वेश्चन आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आई एम हिंदू किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एक काफ़ी प्रसिद्ध नेता रहे हैं और जिनका विवाह सुनंदा पुष्कर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व के लिए नीति फोरम की पहली बैठक की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? देखिए, जो नीति आयोग है उसी का एक फोरम है नीति फोरम, और नॉर्थ ईस्ट में इसका जो पहला मीटिंग हुआ था वह त्रिपुरा में हुआ था। यह मीटिंग 9 अप्रैल 2018 में त्रिपुरा के अगरतला में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी सेवाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारतीय जनता को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुड़े सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा 23 नवंबर 2017 में एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम था उमंग। तो हाँ, नरेंद्र मोदी द्वारा उमंग ऐप लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड जिसका फुल फॉर्म आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? रेनफॉल कॉज्ड बाय इंटेंस इवेपोरेशन इन इक्वेटोरियल एरिया इज कॉल्ड। देखिए, रेनफॉल या वर्षा कई प्रकार की होती हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल। ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल वो होता है जब भाप से भरी हुई हवाओं के रास्ते में कोई चट्टान या पहाड़ आ जाता है। जब कोई पहाड़ भाप भरी हवाओं के रास्ते को रोक देता है तो वहीं पर वह वर्षा कराना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार के वर्षा को ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल जो कि वायु दबाव में अंतर के कारण होता है, जो कि आंधी तूफान के रूप में आता है। फ्रंटल रेनफॉल तब देखने को मिलता है जब आकाश में गर्म हवा और ठंडी हवा अचानक टकरा जाती है। लेकिन भूमध्यरेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे हम लोग संवहन या कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। तो आंसर होगा कन्वेंशनल रेनफॉल। ये वह रेनफॉल है जिसमें गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और ऊपर जाने पर ठंडी होना शुरू कर देती है, जिससे उसमें भरी हुई जल वाष्प
वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी है वह उत्तराखंड में स्थित है। अंडमान निकोबार के किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया जाता है? द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाई विच वाटर बॉडी? देखिए, अंडमान और निकोबार आइलैंड दो पार्ट में है, एक का नाम है अंडमान और दूसरे का नाम है निकोबार। इन दोनों को जो अलग करने वाला चैनल है, चैनल एक जल प्रवाह होता है जो दो भूभागों के बीच से होकर गुजरता है, वह है 10 डिग्री चैनल। तो हमारा आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। टेन डिग्री जो चैनल है वह अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। पाक स्ट्रेट, यह भी एक तरह का चैनल है जो कि इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। हम लोग अगर इंडिया के मैप को देखें तो यहाँ से जो आपका ये जो चैनल जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट। और यहाँ जो ये बे बन रहा है या जो खाड़ी बन रही है किसके बीच? इंडिया और श्रीलंका के बीच। इस खाड़ी को हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये हुआ हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक छोटा सा आइलैंड है अंडमान और उसके नीचे है निकोबार। तो इनके बीच से जो चैनल जा रहा है ये है 10 डिग्री चैनल। तो ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर ध्यान देते हैं, यहाँ पूछा गया है हु वाज पृथ्वीराज चौहान्स फादर? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता जो है सोमेश्वर चौहान थे। तो इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर चौहान। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि निम्न विद्युत उत्पादों को उनके स्थापित क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग पावर जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए, इंडिया में जो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है वह 3 तरह का होता है। एक थर्मल, दूसरा हाइड्रो और तीसरा न्यूक्लियर। तो जो सबसे ज़्यादा है वो है थर्मल पावर प्लांट, सेकंड नंबर पर आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जो सबसे कम मात्रा में उत्पन्न होता है वो सेकंड में आता है हाइड्रो पावर प्लांट, और जो सबसे कम है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसको अगर हम लोग घटते क्रम में सजाते हैं तो जो मेरा आंसर मिलेगा वो होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3, सी नंबर आंसर मेरा सटीक होगा। क्वेश्चन, अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसके सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल और इकोनॉमिकल स्टेट को दर्शाता है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वह एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लिटरेसी भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हेल्थ भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लेकिन
जो लिंग अनुपात सेक्स रेशियो है वो किसी भी प्रकार के ह्यूमन डेवलपमेंट को नहीं बताता है। यह सिर्फ ये बताता है कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर ध्यान देते हैं, पूछा गया है बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। द फेमस सेंट चैतन्य ऑफ बंगाल वाज ए कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए चैतन्य महाप्रभु जो थे वह लगभग 1494 से 1519 के काल में थे। वो जो थे 1494 से 1519 के समय में थे, और उस समय में जो व्यक्ति था वो था अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो मेरा आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। क्वेश्चन 11 इसमें पूछा गया है कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहाँ से होके गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा जब गुजरती है तो वह दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया होते हुए जाती है। हाँ, वह जो है एशिया में भारत को टच नहीं करती है, वह इंडोनेशिया से होते हुए निकल जाती है। यहाँ पर जितने भी लिस्ट दिए गए हैं उसमें एक ही देश है केनिया, जहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो मेरा आंसर होगा केनिया, क्योंकि केनिया से होकर ही भूमध्य रेखा गुजरती है। क्वेश्चन 12 उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। नेम द स्टेट वेयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लोएस्ट। तो सबसे कम डेंसिटी वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा जहाँ जनघनत्व सबसे कम हो वह है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ का जो जनघनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो क्या है यहाँ 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वह है दिल्ली में, जो कि लगभग 11,320 के करीब है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का है जो कि 11,320 है। लेकिन दिल्ली को स्टेट हम लोग नहीं मानते हैं, यह एक तरह का यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो हम लोग दिल्ली बोलेंगे। और यह एक यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन है, तो वह अभी जो है बिहार है, जहाँ पर जनघनत्व 1106 के करीब है। और सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल आएगा, जहाँ जनघनत्व 1028 के करीब है। तो अगर आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो उसमें नंबर 1 बिहार को लेंगे, और अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो दिल्ली को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्रेसिडेंट ओवर द कांग्रेस सेशन एट कोलकाता इन 1906? तो इसका आंसर मेरा होगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से किसे प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस? लिबरेटर ऑफ प्रेस जो है वो है सर चार्ल्स मेटकाल्फ। तो आंसर होगा मेरा सी नंबर, सर चार्ल्स मेटकाल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई? वेयर एंड व्हेन वाज द गद्दर पार्टी फाउंडेड? तो इसका आंसर होगा मेरा अमेरिका में हुआ था 1913 में, और इसको लीड किए थे हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 16 है अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थुसियन के संख्या सिद्धांत के अनुसार, तो इसका आंसर होगा पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फूड सप्लाई इंक्रीजेज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन आंसर होगा इसका ए नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जो मानव का जनसंख्या है वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाता है, मतलब काफ़ी स्पीड में बढ़ता है, उसके सापेक्ष जो फूड सप्लाई है वह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है जो कि काफ़ी स्लो होता है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे जीएम एपीजीपी पढ़े, मैथ में आप लोगों ने एपीजीपी पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि एपी सीरीज से जीपी सीरीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो हमारा जो पॉपुलेशन है वह जीपी सीरीज में बढ़ रहा है और हमारा जो फूड सप्लाई है वह एपी सीरीज में बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 इस पर फोकस कीजिए। यहाँ पूछा गया है कि द गुड्स विच पीपुल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइजेस आर कॉल्ड? वह वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने के बाद लोग अधिक उपयोग करते उन्हें क्या कहते? देखिए, इकोनॉमिक्स का जो साधारण नियम है, जो फंडामेंटल नियम है, उसमें क्या होता है, किसी वस्तु का दाम बढ़ने से उसका डिमांड घट जाता है। और ये कोई इकोनॉमिक्स का बात नहीं है, आम आदमी भी जानता है कि दाम बढ़ने से डिमांड घट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनका दाम बढ़ने से डिमांड और भी बढ़ जाता है, इनको हम लोग कहते हैं जीफन गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, सैन्य और अकादमिक को छोड़कर खिताब उन्मूलन। यह एक तरह का फंडामेंटल राइट है, यह फंडामेंटल राइट है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्वेश्चन 19, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए नंबर, यूनियन, संघ के रूप में। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 20। देयर आर टोटल पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा इन सिक्किम। सिक्किम में राज्यसभा के कुल कितने सीट हैं? तो ये जानना होगा कि सिक्किम में मात्र राज्यसभा का एक ही सीट बनता है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इसे काफ़ी ध्यान से आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। और इसी प्रकार आपको वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोग अपना जो पाठ्यक्रम है उसे जारी रखना होगा।